So the question was कि प्रोग्रामेटर दिया है ना, बोल रहा है कि इंटीजर int x कॉमा y इक्वल टू 2 कॉमा z कॉमा a कॉलन सेमीकोलन। उसके बाद लिखा है x इक्वल टू ब्रैकेट y इंटू इक्वल टू 2 प्लस z इक्वल टू a इक्वल टू y सेमीकोलन। और फिर दिया है तुम्हारा प्रिंटफ परसेंटेज d कॉमा x। तो यहाँ पर देखो सिंटेक्स एरर कुछ है नहीं, ऑप्शन में तुम्हारा दिया हुआ है प्रिंट 8, प्रिंट 6, प्रिंटिंग ऑफ 6 और 8 डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर, और डी ऑप्शन में दिया है सिंटेक्स एरर। तो कोई भी देखेगा तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इनटू के बाद फिर से इक्वल टू दिया हुआ है, तो फिर ये सिंटेक्स एरर हो सकता है, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा कि y इज इक्वल टू y इंटू, ठीक है, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू y इंटू 2। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल एंड असाइनमेंट, मल्टीपल एंड या फिर मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है तुम्हारा y इज इक्वल टू y इंटू 2। अगर मैं ऐसा लिख दूं c इंटू इक्वल टू a, इसका मतलब यही होगा कि c इज इक्वल टू c इंटू a, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको डिवीजन के लिए लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय इक्वल टू a। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? c इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। क्लियर? और जो वैल्यू निकलेगा वो जाके फिर से कहाँ पे स्टोर होगा? तो c में ही स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो y इंटू इक्वल टू 2, इसका मतलब y इज इक्वल टू y इंटू 2। तो अगर ऐसा है तुम लिख के देखो ये एक्सप्रेशन कैसा आएगा। ये एक्सप्रेशन आएगा x इक्वल टू y इंटू 2 प्लस तुम्हारा z इक्वल टू y। तो इसको अगर मैं लिनियरली सॉल्व करूँ तो कितना होगा? y इक्वल टू y इंटू 2 था ना, तो y का वैल्यू पहले कितना था? देखो ये रहा मेरा मेमोरी में y लोकेशन, यहाँ पे कितना है? 2 है। अब जब सी कंपाइलर इस एक्सप्रेशन पे आया, उसको मिला एक ब्रैकेट, उसके अंदर घुसा, उसको मिला y इंटू इक्वल टू 2, मतलब यही y इक्वल टू y इंटू 2 कितना हो गया? y कितना था? 2। तो 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, समझ में आया? और ये 4 जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अभी नया वैल्यू जो है y का कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये आ गया 4। ये समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पे हो गया कितना? 4 प्लस z इक्वल टू a इक्वल टू y। तो z इक्वल टू a, a का कोई वैल्यू है ही नहीं, इक्वल टू y का वैल्यू कितना है? 4। एम आई क्लियर? बोलो, समझ में आया बात?
इंटीजर की, फिर क्या देना पड़ेगा, सेमी, फिर फ्लोट आर। देखो चीजों को एक एक लाइन को ना समझने की कोशिश करें कि एक एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो जैसे ही सबसे पहले तो यहाँ पे हैशटैग STDIH हेडर फाइल को हमको सबसे पहले ऐड करना होगा। तो हेडर फाइल ऐड कर दिया भाई, उसके बाद प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे void main या फिर मेन फंक्शन से। तो सी कंपाइलर को पता है कि जब कभी भी आप फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट देते हो किसी भी चीज के बाद, इसका मतलब वो एक फंक्शन है, वो समझ जाता है सी कंपाइलर। चलो ये समझ गया। क्या लिख रहा है हम लोग, INT P, N, काउंट। इसका मतलब क्या हो गया, ये तुरंत पहला जैसे ही एक एक करके जाएगा ना, जैसे ही इसको इंटीजर मिला वो इंटीजर का वैल्यू इंटीजर की के नाम से एक लोकेशन रिजर्व कर लिया, फिर एन के नाम से एक लोकेशन रिजर्व कर लिया, फिर काउंट के नाम से एक लोकेशन रिजर्व कर लिया, और ये सारे क्या है, इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पे रखेगा। স্যার हाँ। স্যার আগৰটোত যে আপোনাৰ y ইকুৱেল টু 4 ধৰিলে, हम्म। সেইটোতো y ইকুৱেল টু 2 আছিলে, এইটো এই যে ইয়াতে এক্সিকিউশন কৰিলে নহয়, when it has been কিন্তু executed। ইনপুট हाँ बोलो। আপোনাৰ ইন্টিজাৰ আপোনাৰ x, y ইকুৱেল টু 2 আছিলে, গতিকে हाँ, ইয়াত আপোনাৰ 4 টো ধৰি দিব লাগিব মানে नहीं, यहाँ पे देखो x। ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये जो लिखा है इसका मतलब अगर पकड़ लो, मैं ऐसा लिख देता, एक्स इक्वल टू y/2 प्लस z इक्वल टू y, डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करता। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करता तो ये होता आपका 2 × 2 प्लस z इंटू टू इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू कितना आता, 2। टू ठीक है, ये होता। लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, y/इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब मैं y का वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। समझ में आया। अगर मैं सिंपल ऐसे लिख देता डायरेक्टली y/2, तो यहाँ से मैं y का वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, y का वैल्यू जो 2 था पहले वही रह जाता, सिर्फ x का वैल्यू चेंज होता है ना। ओके ओके और जब मैं लिखता हूँ y/2 तो इक्वल टू 2, इसका मतलब मैं y को भी इक्वल कर रहा हूँ। इसका मतलब इस चीज को क्या कर सकते थे हम लोग, अगर सिंपल स्टेटमेंट में लिखते तो पहले इसको ऐसा करना, पहले इसको ऐसा करना था कि इस स्टेटमेंट से पहले मैं y/2 कर देता। ठीक है, और फिर मैं सिंपल ओके y/2 प्लस z=2 ऐसा लिखता है। तो अब देखो क्या होता, तब तो आपका 2 × 2 प्लस 2 नहीं होता है ना, पहले ही ये क्या हो जाता, y=y/2, मतलब y का वैल्यू कितना है, 2 है। टू जैसे ही फोर स्टेटमेंट पे आया y=y, 2 × 2 मतलब 4, तो ये y का वैल्यू क्या हो जाता, 4। समझ में आया। और फिर हो जाता तो ओके 4 × 2 प्लस 4। तो इस ये स्टेटमेंट को पहले नहीं लिख के हम एक ही लाइन पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, y/2। अब क्लियर है। यस सर अगर ये इक्वल टू नहीं रहता तो यहाँ पे z y z का वैल्यू जो y लेता तो वो 2 ही लेता। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू दिया है, मतलब y को हम असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं कि y/2 बोल रहे हैं। ओके आई सर होप आई एम क्लियर। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, डिफरेंस को समझो यहाँ पे, डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस को समझा। इसी स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक मैंने लिखा x=y/2
प्लस z इक्वल टू a इक्वल टू y। ठीक है, इसका आंसर कितना आता कि भाई y का वैल्यू 2 है, तो ये आता आपका 2 into 2 प्लस z इक्वल टू a इक्वल टू y। मतलब अल्टीमेटली y का वैल्यू हमको पता है 2, तो ये 2 आएगा, इसका मतलब प्लस। तो ये आता 2 to the 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इसका आंसर आता 6। बट जब मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू वाई इंटू इक्वल टू 2 प्लस z इक्वल टू a इक्वल टू y, तो ये तो बाद में आया ना भाई, तो उससे पहले ही y का वैल्यू चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि y इंटू इक्वल टू 2 का मतलब होता है y इक्वल टू वाई इंटू। तो y इक्वल टू वाई इंटू 2 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही आया इस जगह पे, तो ये 2 into 2 करेगा, तो होगा 4। और इस 4 को क्या करेगा, तो यहाँ पे लिखेगा, रखेगा ना अपने मेमोरी पे, ओवरराइट करेगा वो। ओवरराइट कर दिया और फिर जाके यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है z इक्वल टू वाई। अब y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 4, तो ये आएगा 2 into 2 प्लस। समझ गए अब? বুঝলো স্যার। ओके एवरीवन, सबको समझ में आया? यस सर। तो नेक्स्ट देखो, सी में क्या हो रहा है कि पहला होता है डिक्लेरेशन ना। तो जैसे हमने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। आईएनटी मतलब इंटीजर। तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंटीजर, रियल और करेक्टर। तो इंटीजर, फ्लोट एंड करेक्टर बोलते हैं ना। तो फ्लोट क्या है, आर एंड एस आई। तो ये आर के नाम से एक फ्लोट वेरिएबल लिख दिया, और एस आई के नाम से एक फ्लोट लोकेशन इसने रिजर्व कर लिया। ऐसा समझना है, एक एक स्टेप को। वो कंपाइलर, सी का कंपाइलर जैसे सोच रहा है ना, एक एक स्टेप करके जाएगा, सिक्वेंशियली जाएगा। तुम भी सिक्वेंशियली ही चलो, कि जो पहले हो रहा है वो काम पहले करो और उसको रिप्लेस करो, फिर दूसरा काम करो, फिर रिप्लेस करो, इसी तरीके से। अब देखो क्या लिखा है, काउंट इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख रहा हूँ COUNT, काउंट इक्वल टू 1 सेमीकोलन। और फिर बोल रहा हूँ फाइल काउंट is less than equal to 3, second bracket start, printf semi inverted comma and new line। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बैक स्लैश इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बैक स्लैश। एंड बैक स्लैश के बाद अगर छोटा सा एम दिया हुआ है, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। मतलब ये जो प्रिंट प्रिंट करेगा ना, वो पहला लाइन उसके बाद सेकंड लाइन पे आएगा। समझ में आया? जैसे ही न्यू लाइन मिलेगा उसको, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। क्लियर? तो कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि न्यू लाइन दिया हुआ है और वो जो भी लिखा होगा वो एक ही लाइन पे लिख दिया है, तो सी का जो डिस्प्ले होगा, न्यू लाइन मिलते ही वो क्या करेगा कंपाइलर, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। क्लियर? सो न्यू लाइन, एंटर वैल्यूज ऑफ, एंटर वैल्यूज ऑफ पी एन एंड आर। उसके बाद जब मैं बोल रहा हूँ कि printf एंटर वैल्यूज ऑफ पी एन आर, यहाँ पे देखो, इसके बाद printf स्टेटमेंट पे कोई एड्रेस असाइन किया है क्या? कोई एड्रेस असाइन नहीं किया है। अगर और printf का स्टेटमेंट पे कोई भी परसेंटेज बी या फिर परसेंटेज एफ या फिर परसेंटेज सी नहीं है। अगर यहाँ पे परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज एफ या फिर परसेंटेज सी में डाल देता ना, यहाँ पे रहता प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर, ये परसेंटेज साइन रहता, तो क्या करना पड़ता आपको, इसको एड्रेस यहाँ पे देना पड़ता कि कौन से एड्रेस का वैल्यू आप शो करना चाहते हो।
अगर ये परसेंटेज साइन नहीं है प्रिंटफ के अंदर, इसका मतलब ये है कि जो भी लिखा है भाई वो सारे टेक्स्ट है, और जैसा लिखा हुआ है टेक्स्ट वैसे ही प्रिंट कर दो, वैसे ही डिस्प्ले पे आएगा। क्लियर? तो ये आ गया मेरा एंटर द वैल्यूज ऑफ टी एन आर। तो मतलब मैं चाहता हूं कि ये लाइन डिस्प्ले हो जाए, तो मुझको पता चले कि मुझको वैल्यू एंटर करना है, और कितने वैल्यूज एंटर करने हैं? 3 वैल्यूज एंटर करने हैं, टी का वैल्यू, एन का वैल्यू और आर का वैल्यू। तो वैल्यू लेंगे कैसे? कीबोर्ड से देंगे जो। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे मुझको देना पड़ेगा स्कैन एफ। प्रिंटफ क्या है? आउटपुट कमांड है। स्कैनफ क्या है? इनपुट कमांड है। और एक चीज यहाँ पे बोल दूं कि क्योंकि हमने सी प्लस प्लस तो किया नहीं है, सेम चीज है, एकदम कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम चीज है। सिर्फ सी प्लस प्लस में क्या होगा पता है? ये प्रिंटफ के जगह पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी, स्कैनफ के जगह पे हम लोग लिखेंगे सी एन, और प्रिंटफ के जगह पे लिखेंगे हम लोग सी आउट। ठीक है, सिंटैक्स सेम है, सिर्फ सी इन एंड सी आउट, ये दो चीजों में डिफरेंस आएगा। तो अगर आपका सी प्लस प्लस है तो सेम लॉजिक लगा दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम लॉजिक लगाओ। सिर्फ देख लेना सी इन मतलब इनपुट चाहता है ना, सी आउट मतलब आउटपुट। जैसे हमारा यहाँ पे प्रिंटफ है सी आउट, और स्कैनफ हो गया सी इन। अब देखो यहाँ पे स्कैनफ स्टेटमेंट, तो स्कैनफ स्कैन करना पड़ेगा भाई। क्या स्कैन करेंगे? 3 वैल्यू मुझको चाहिए। पहला पी, तो मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज डी। टी किस टाइप का वैल्यू है? टी इज इंटीजर, है ना। टी कैसा है? इंटीजर है, इसीलिए परसेंटेज डी दिया है। अगर टी का अगर टाइप, डाटा वेरिएबल टाइप अगर आपका फ्लोट होता, तो हम क्या देते? हम लोग परसेंटेज एफ लगाते, है ना। और फिर क्या है, कोमा देके एन का वैल्यू लेना है, तो एन के वैल्यू के लिए क्या देंगे? फिर से परसेंटेज डी देंगे, क्योंकि एन भी मेरा इंटीजर। फिर किसका वैल्यू लेना है? आर का वैल्यू लेना है। अब देखो आर क्या है? आर मेरा फ्लोटिंग वैल्यू है, रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या देंगे? परसेंटेज एफ देंगे। अब क्लियर हो रहा है चीजें? परसेंटेज डी और कॉमा परसेंटेज एफ। अब देखो ये तो लिख दिया मैंने कि परसेंटेज डी। अब मुझको यह यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है, तो इन्वर्टेड कोमा मैंने क्लोज कर दिया, और फिर दूंगा एक कॉमा। अब ये जो परसेंटेज डी मतलब वो वैल्यू लेगा, उस वैल्यू को रखेगा कहाँ पे? तो वो उस वैल्यू को मुझको रखना है पी के जगह पे, है ना। पहला वाला वैल्यू पी पे जाएगा, तो पी पे जाएगा तो उसको असाइन करो एम परसेंट पी। क्लियर? फिर देंगे एक कॉमा, एम परसेंट सेकेंड वैल्यू कहाँ पे जाएगा? ये एन का वैल्यू है, मतलब एन पे जाएगा, एम परसेंट एन। एन इज ऑलरेडी डिफाइंड हियर। और फिर कॉमा, ये परसेंटेज एफ कहाँ पे जाएगा? आर पे जाएगा, तो ये एम परसेंट। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है चीजों का? और फिर से निकलो, ये हो गया लाइन। समझ में आया? पहला स्टेटमेंट क्या करेगा? सिर्फ प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? डिस्प्ले पे आएगा तुम्हारे एंटर वैल्यूज ऑफ टी एन एंड आर। उसके बाद आके कर्सर जो है ना, वो आके रुक जाएगा, और ऐसे ब्लिंक करता रहेगा कर्सर। जब तक आप वैल्यूज 3 वैल्यूज एंटर नहीं करते हो, 3 बार एंटर नहीं प्रेस करते हो, तब तक कर्सर वहीं पे रुका रहेगा, कोई डिस्प्ले ऑन नहीं करेगा, सिर्फ ये करके बैठा रहेगा। फिर जब मैंने 3 वैल्यूज दिए, 2 5 6 कुछ भी दे दिया, तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एस आई इक्वल टू पी एन आर, पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। मतलब मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ पी एन आर बाई 100, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो कैलकुलेशन हो गया, फिर मुझको इसका वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो मैं बोल रहा हूँ प्रिंट एफ, और सिंपल इंटरेस्ट, कोमा कहाँ पे लगता है, सेमीकोलन कहाँ पे लगता है, उसको ध्यान में रखना, इज इक्वल टू। अब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या आएगा, कहाँ से लेना है? तो मैं बोल रहा हूँ रुपीज।
यहाँ तक तो टेक्स्ट है, जैसा लिखा है वैसे ही प्रिंट कर देगा। अब मुझको जब वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू दिखाना है ना, तो रुपीस के बाद मुझको वो एसआई का वैल्यू दिखाना है, तो वहां पे मैं डाल दूंगा परसेंटेज। और फिर एसआई किस टाइप का वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग वेरिएबल है, तो मैं डालूंगा परसेंटेज। क्लियर? और यहाँ पे कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज, फिर दूंगा एक कोमा। और ये जो वैल्यू है ना परसेंटेज, ये लेगा कहाँ से, ये एसआई का वैल्यू को ही डिस्प्ले कराएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा एसआई। देखो यहाँ पे जब मैं वो एड्रेस, मेमोरी एड्रेस दे रहा हूँ ना एसआई, तो मैं यहाँ पे एम परसेंट का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट है। जब स्कैन एफ होगा तो हम एम परसेंट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे रख, यहाँ पे रखो जाके, वैल्यू को यहाँ पे रखना है, तब एम परसेंट यूज करेंगे। लेकिन प्रिंटफ पे एड्रेस जब दिखाएंगे, जहां से वैल्यू को लेना है वहां पे एम परसेंट यूज नहीं करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? उसके बाद मैं बोल रहा हूँ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 सेमीकोलन, और फिर कर दे रहा हूँ सेकंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं होगा, दो ब्रैकेट होगा, क्योंकि मेन तो यहाँ से शुरू हुआ था। तो मेन का एक ब्रैकेट, उसके बाद दूसरा वाला, यहाँ पे एक खत्म हुआ तो ये दूसरा। एम आई क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेन। आप समझ में आया प्रोग्रामिंग? बोलो। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, इसका जो डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले को लिखते हैं। तो डिस्प्ले कैसे आएगा, देखो एग्जीक्यूट करते हैं। आपने प्रोग्राम लिखा, उसके बाद आपने कंपाइल कर दिया, फाइल को सेव किया, कंपाइल किया और रन किया। जैसे ही रन करेंगे, सी कंपाइलर सबसे पहले देखेगा कि उसका हेडर फाइल यहाँ पे डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। हैशटैग देके stdio.h, ये होता है हेडर फाइल, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो हेडर फाइल डिक्लेयर्ड है, तो ये समझेगा कि मुझको क्या क्या करना है, कौन से फाइल पे जाके ढूंढना है चीजें। फिर आएगा कंपाइलर मेन पे, और यहाँ पे दिया है अपने एक ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद कोई सेमीकोलन नहीं, कोई स्टॉप नहीं, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये समझेगा कि ये एक फंक्शन है। तो ये मेन फंक्शन के अंदर पे गया, मतलब ये हो गया मेरा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये मेन प्रोग्राम है। जो ये फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर कोई भी चीज हमने नहीं लिखा है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो किसी को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इस फंक्शन से बाहर और कुछ नहीं। ठीक है, वो समझ में आता है। अब देखो, हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर फ्लोट, ये तो आप सबको समझ में आ गया है। जैसे आपने इंटीजर लिखा पी एन काउंट, तो हमने 3 मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर लिए पी एन काउंट। जैसे मैंने लिखा फ्लोट आर एंड एस आई, तो हमने 2 लोकेशन, फ्लोटिंग लोकेशन, रियल टाइम लोकेशन हमने यहाँ पे रिजर्व कर दिया। फ्लोट और इंटीजर में क्या डिफरेंस है, इंटीजर का जो वैल्यू होगा उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहेंगे। अगर आपका वैल्यू 2.4 आप एंटर करते भी हो, p इक्वल टू, जब यहाँ पे हम लोग स्कैन कर रहे थे ना, आपने p इक्वल टू 2.4 लिख दिया, तो वो 0.4 को क्या करेगा, वो 0.4 को डिस्कार्ड करेगा और सिर्फ 2 को ही यहाँ पे सेव करेगा। एम आई क्लियर? सो जो टाइप ऑफ वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, वही कांस्टेंट वो यहाँ पे रखेगा। ठीक है। अब देखो, फिर फ्लोट को करने के बाद वो आया यहाँ पे, आके बोला काउंट इक्वल टू 1, तो वो काउंट पे क्या करेगा, काउंट पे 1 डाल देगा, सीधा सीधा काउंट पे 1 डाल दिया। फिर वो आया व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, तो वो चेक करेगा काउंट का वैल्यू अभी कितना है भाई, काउंट का वैल्यू है 1। सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब वो इस लूप के अंदर घुसेगा। समझ में आ रहा है? ये व्हाइल लूप है। कौन सा लूप? व्हाइल लूप कर रहे हैं। तो वो इस लूप के अंदर जाएगा, जाके देखेगा प्रिंटफ। अब प्रिंटफ
मिलते ही वो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा जो भी इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो वो डिस्प्ले क्या करेगा, तो डिस्प्ले करेगा एंटर वैल्यूज ऑफ ई कॉमा एन एंड आर। जैसा आपका यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है सेम टू सेम वो प्रिंट करके बैठ जाएगा, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और ये जो डिस्प्ले होगा ना, ये एक लाइन छोड़ के डिस्प्ले होगा। पहला लाइन यहाँ पे छूट छूट जाएगा, क्यों, खाली छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, न्यू लाइन। अब इसने ये डिस्प्ले कराया, करा के यहाँ पे कर्सर आके वो ब्लिंक कर रहा है, रुक गया है। तो कर्सर रुक गया है क्यों, क्योंकि स्कैन करेगा। पहला स्कैन परसेंटेज डी, मतलब आपको एक इंटीजर वैल्यू टाइप करना है। जैसे आपने इंटीजर वैल्यू टाइप किया तो सी कंपाइलर को क्या करेगा कि बोलेगा भाई इस वैल्यू को मैं कहाँ पे जाके स्टोर करूँ। तो वो देखेगा कोमा के बाद, यहाँ पे आपका जो इन्वर्टेड ब्रैकेट खत्म हुआ उसके बाद कोमा, और कोमा के बाद वो कौन सा एड्रेस है जो दिखा रहा है। बोला एंड एम पर, एंड को क्या बोलते हैं, एम परसेंट, तो एम परसेंट टी, मतलब टी पे मेरे को वो वैल्यू सेव करना है। तो आपने जो भी वैल्यू टाइप किया था 3.6, तो वो क्या करेगा, वो आपका डेसिमल पार्ट को रिजेक्ट करेगा और सिर्फ इंटीजर को उठा के यहाँ पे डाल। नाउ सेकेंड वैल्यू एन पे जाएगा। एन इक्वल टू से मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, तो चलो बड़ा वैल्यूज डालते हैं, कुछ मोटा मोटा वैल्यूज डालता हूँ। ये मेरा पी एन आर, और ये दिस इज माई एस आई, एंड दिस इज माई काउंट। ठीक, पी का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया से 1000, प्रिंसिपल इज 1000। फिर हमको वैल्यू डालना है और एल का, तो मैंने बोला 5 साल के लिए। और से आर का वैल्यू डालना है, वो मुझको क्या डालना है, रियल वैल्यू डालना है। तो 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा। अब क्या करेगा, वो 1000 यहाँ पे रखेगा, 1000 को, इज इक्वल टू 1000, आर इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू 5 एंड आर इक्वल टू 13.5। हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। समझना बात को, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब इस ये नीचे आएगा, आके मिला इसको एस आई। तो इस लाइन का जैसे यहाँ पे इक्वल साइन मिलता है, असाइनमेंट बोलते हैं इसको, तो ये समझ जाता है कि मुझको इस पे कुछ ना कुछ वैल्यू रखना है। कौन सा वैल्यू रखना है, जो राइट साइड है ना उसमें कैलकुलेट करके रखना। तो राइट साइड में जो भी वैल्यू आप लिखोगे या फिर जो भी डाटा दोगे वो यहाँ पे पुट कर देगा। अब यहाँ पे है P इंटू एन इंटू आर, तो वो सबसे पहले 1000 इंटू 5 इंटू 13.5 कर लेगा। करके वो वैल्यू को क्या करेगा, डिवाइड बाई 100 करके वो एसआई पे स्टोर करेगा। सो हियर द वैल्यू इज योर 6, yes, it is coming as 675। सो 675 हो गया है ना, इसने वैल्यू को पहले स्टोर कर लिया। हो गया ये लाइन खत्म। अब आएगा नीचे यहाँ, यहाँ पे आने के बाद उसको मिला प्रिंट एफ। फिर से वो प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ मिलते ही सेकेंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा है वो चीज वो प्रिंट करेगा सीधा सीधा। तो वो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर एस डॉट। यहाँ तक प्रिंट तो कर लिया क्योंकि यहाँ तक टेक्स्ट था। अब उसको क्या मिला, परसेंटेज एफ। और परसेंटेज एफ मिलते ही यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा खत्म किया और कोमा लगाया और फिर एक एड्रेस लिखा एस आई।
तो ये समझ गया कि यहाँ पे परसेंटेज एफ जो है वो वैल्यू जो है वो एसआई का वैल्यू, वो सीधा जाएगा एसआई में और जाके उसको मिला 675। अब 675 एसआई जो है ना वो है आपका फ्लोट टाइप, तो वो कैसे डिस्प्ले कराएगा 675 इसमें डेसिमल पॉइंट डिस्प्ले कराएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes. तो ये कौन सा लूप हमने किया, व्हाइल लूप किया, ठीक है, ये किया हमने व्हाइल। तो व्हाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे इसने एसआई को सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 675 लिखा और फिर नीचे आया और आके क्या मिला इसको, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट कितना था, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 है ना, तो काउंट का वैल्यू कितना था 1 है ना, हमने 1 से शुरू किया था, तो ये 1 से ये क्या होगा अब 1 प्लस 1 2, इस स्टेटमेंट को जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो ये हो जाएगा काउंट इक्वल टू 2, तो ये 1 को रिप्लेस कर देगा 2 से, समझ गए? और ये निकलेगा नहीं इससे, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये व्हाइल लूप है, तो ये फिर से लूप को यहाँ से वो नहीं निकल के वो फिर से कहाँ जाएगा, या फिर बोलो तो यहाँ से निकला और वो फिर व्हाइल पे चला जाएगा, जाके वो फिर से चेक करेगा कि काउंट का वैल्यू अभी कितना है भाई 2 है, so 2 is less than equal to 3, it is okay, करेक्ट है, तो वो फिर से अंदर जाएगा और फिर से अंदर जाके ना फिर से वो प्रिंट कराएगा सेम टू सेम, सेम टू सेम प्रिंट कराएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ पीएनआर, फिर से वो ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको प्रिंट कराएगा और फिर से वो आके यहाँ पे रुक जाएगा, आपको वैल्यू एंटर करना है, अब फिर से आप 3 वैल्यू एंटर करोगे, पकड़ लो मैं करता हूँ 2005 एंड 13.5, मैं दूसरा वाला कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट डबल कर दूं 2000 कर दूं तो ये क्या करेगा, अभी वो रिप्लेस करेगा प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्लेस करेगा, ये कर दिया यहाँ पे 2000, ये तो 5 है तो 5 को रिप्लेस किया, 13.5 है तो 13.5 को रिप्लेस करने के बाद ये तो हो गया, स्कैन हो गया। अब क्या करेगा, एस आई इक्वल टू पी एन आर बाई 100, वो कैलकुलेट करेगा इस स्टेटमेंट पे, एक एक स्टेप करके जाना, हमेशा याद रखो कि लॉजिक को ना एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए चलना। तो यहाँ पे आया फिर से एस आई इक्वल टू पी एन आर बाई 100, अब पी एन आर बाई 100 करने से मुझको मिलता है एस आई इक्वल टू मिलता है 1350, तो यहाँ पे ये रिप्लेस करेगा इसको 1350, समझ गया 1350, ये स्टेटमेंट हो गया मेरा एग्जीक्यूट। अब आएगा उसके नेक्स्ट प्रिंटर, तो फिर से वो क्या करेगा, प्रिंट कराएगा, क्या प्रिंट करेगा डिस्प्ले पे, वो प्रिंट करेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आर एस डॉट, यहाँ तक लिखेगा, यहाँ तक लिखेगा, लिखने के बाद देखो आर एस डॉट के बाद क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज एफ है, तो कौन सा वैल्यू लेना है, एस आई का वैल्यू लेना है, तो वो गया एस आई पे, देखा 1350 है ना, तो 1350 है, यहाँ लिख देगा 1350, लेकिन वो कैसे लिखेगा 1350 डॉट, क्लियर? अब क्या हुआ, यहाँ तक हो गया एग्जीक्यूशन, फिर से वो आया और यहाँ पे आके उसको मिला काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 2, अभी काउंट का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा 2 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 3, तो इससे निकलने के टाइम पे ये इसको अपडेट करेगा काउंट इज इक्वल टू नाउ, और 3 बन के वो यहाँ से निकलेगा और फिर लूप पे आएगा, वही लूप पे आया, फिर से इसने मैच कराया यहाँ पे कि काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ भाई फिर से सही हो रहा है, तो ये फिर से लूप के अंदर जाएगा, जितना बार यहाँ पे व्हाइल लूप सेटिस्फाई करेगा वो लूप के अंदर जाएगा, फिर से वो प्रिंटफ मारेगा,
ये वाला लाइन देगा एंटर द वैल्यूज ऑफ पी एन आर, आप 3 वैल्यू दोगे, फिर से वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा, फिर से काउंट को वो क्या करेगा, +1 करेगा, अब हो जाएगा 3 + 1 = 4, और फिर यहाँ से निकल कर आप फिर से व्हाइल पे जाएगा और चेक करेगा, देखा यहाँ पे हो गया फॉल्स। फॉल्स अगर हो गया तो ये इस लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं, ये इस जो ब्रैकेट है इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, तो नेक्स्ट जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो करेगा, और यहाँ पे हमने और कुछ एग्जीक्यूट किया नहीं, डायरेक्टली निकल गया। एम आई क्लियर? फिर से यस सर। ये वाला है। तो ये था आपका व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तो हमने क्या देखा, व्हाइल लूप का अगर एल्गोरिथम हम देखे तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हमको व्हाइल मिलता है तो सबसे पहले तो ये स्टार्ट करेगा, चलो ठीक है, मेन से हो गया स्टार्ट, और फिर वो आया और यहाँ पे हमको मिला था क्या, कि हमने एक वेरिएबल दिया था count = 1, और count = 1 के बाद हमने लिखा था एक डिसीजन मेकिंग कि व्हाइल से, है ना। तो ये जो डायमंड शेप का ब्लॉक देते हैं एल्गोरिथम पे, ये बताता है कि ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। तो ये पूछेगा यहाँ पे कंपाइलर कि इज काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना, इज काउंट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, अगर यस हुआ तो पहली बार तो यस ही होगा, यस हुआ तो वो नीचे जाएगा, और ये पूछेगा कि भाई एक काम कर कि इनपुट दे मेरे को, क्योंकि यहाँ पे स्कैनफ स्टेटमेंट है, तो ये पूछा कि इनपुट PNR, तो आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद वो क्या कर किया, उसने सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन किया कि ऐसा = P × N × R/100। अब कैलकुलेशन करने के बाद उसको क्या मिला, इसको एक स्टेटमेंट मिला कि भाई यहाँ पे प्रिंट कर, है ना, प्रिंट SI का वैल्यू को प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद क्या किया उसने, प्रिंट करने के बाद उसने काउंट को इंक्रीज किया, काउंट +1। अब एक बात यहाँ पे बता दूं कि count +1 जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे जो count +1 लिखा, इसके जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि count = count++। ये प्लस प्लस का मतलब भी वही होता है कि +1, ठीक है, I++ मतलब I = I+1, यही समझाएगा। अब देखो ये यहाँ से आया कि count = count+1, और फिर वो यहाँ से निकलेगा एंड सीधा कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से निकला और सीधा जाएगा डिसीजन मेकिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, और फिर से वो एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही यहाँ पे आया और काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, उसने पूछा, अगर यस नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, नो, तो नो हो गया, तो अब वो दूसरा लाइन पकड़ेगा, वो ब्रैकेट से बाहर आएगा, और यहाँ पे हमने कुछ और लिखा नहीं है तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोग्राम। अगर हम इस ब्रैकेट के बाहर भी और कुछ लिखते, यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट देता कि एंड ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पे प्रिंटफ लिख सकता था कि प्रिंटफ कैसे लिखेंगे, प्रिंटफ फर्स्ट ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड ऑफ द कैलकुलेशन। अब क्या करना है, एंड ऑफ द कैलकुलेशन लिख के यहाँ पे मैं ऐसे इन्वर्टेड कोमा दे के, और फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन का। क्लियर, यहाँ पे कोई कॉमा शोमा कुछ नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसी टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएगा। समझ में आया, दो टाइप से प्रिंटफ लिख रहे हैं, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको कारण समझ में नहीं आएगा। डिफरेंस को देखो, यहाँ पे ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है और ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इस दोनों का प्रिंटफ का डिफरेंस को देखो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई एक वैल्यू को
डिस्प्ले करा रहे हैं, वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, परसेंटेज साइन है। यहाँ पे हम कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, हम सीधा सीधा एक टेक्स्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये एंड ऑफ द कैलकुलेशन जो हमने लिखा वो कहाँ आएगा, तो एकदम लास्ट में ये 3 बार रिपीट होगा, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हुआ और उसके बाद आएगा एंड ऑफ द कैलकुलेशन। आई होप आई एम क्लियर। तो ये था मेरा व्हाइल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और एक स्टेटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं कि डू व्हाइल। क्या बोलते हैं, डू व्हाइल। डू व्हाइल से पहले व्हाइल का सबसे पहले आया मेन फंक्शन शुरू, ये आ गया मेरा बॉडी, और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन जरूरी, आप जो भी वेरिएबल आप यूज करोगे सी में, सबसे पहले तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो क्या है। सो आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन। फिर हम देंगे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग व्हाइल, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और व्हाइल स्टेटमेंट के बाद कोई भी सेमीकोलन या फिर ब्रैकेट या फिर स्टॉप कुछ नहीं लग रहा है। देखो सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये फंक्शन है तो यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई भी सेमीकोलन स्टॉप ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंटेक्स को समझना। सो ये लिख दिया हमने व्हाइल, और व्हाइल के बाद क्या कैसे लिखेंगे, हम शुरू करेंगे एक सेकंड ब्रैकेट से। सेकंड ब्रैकेट से शुरू हुआ, ये व्हाइल लूप शुरू हुआ, ठीक है। अब व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई 10 या फिर 10 से छोटा होगा तभी जाके वो इस लूप के अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब क्या आएगा, हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिख दिया प्रिंट परसेंटेज बी न्यू लाइन। ये न्यू लाइन क्यों जरूरी है, अगर न्यू लाइन नहीं दोगे ना तो आपका सारा जो डाटा है वो एक ही लाइन ऐसे ऐसे करके आएगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। न्यू लाइन देते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है, कट के आएगा। हमें क्लियर, ये एंटर जैसे हम लोग वर्ड पे लिख के क्या करते हैं, एंटर देते हैं तो फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता है ना, तो ये न्यू लाइन। अब प्रिंटफ लिखने का तरीका क्या था, इन्वर्टेड कोमा से शुरू होगा, हमने परसेंटेज दिया, न्यू लाइन दिया और फिर से इन्वर्टेड कोमा दिया, और फिर मैं बोल रहा हूँ कोमा, और जिसका वैल्यू डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पे है ना। यहाँ पे जब मैं परसेंटेज डी दे रहा हूँ, रिमेम्बर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। प्रिंट एफ परसेंटेज डी दिया और सिर्फ क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया, वो वाला एड्रेस जो मुझको प्रिंट पे चाहिए, डिस्प्ले पे चाहिए। हम यहाँ पे एड्रेस पे एम परसेंट आई कब लिखते, अगर ये एक स्कैन एफ स्टेटमेंट होता और ये जो परसेंटेज डी हम यहाँ पे डालते और ये अगर एक स्कैन एफ स्टेटमेंट होता तो मैं यहाँ पे एम परसेंट आई, क्योंकि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, तो मैं सीधा सीधा आई दे रहा हूँ, इस लोकेशन को दिखा रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि परसेंटेज डी एन न्यू लाइन आई लिख दिया, इसका मतलब वो आई का वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। आई का वैल्यू कितना है,
आई का वैल्यू शुरू हुआ है 1 से, आई इक्वल टू 1 हमने पहले ही देखो यहाँ पे डिक्लेयर स्टेटमेंट पे डायरेक्टली हमने डिक्लेयर कर दिया कि आई इज इक्वल टू 1, इंटीजर आई इक्वल टू 1। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे मैं लिख सकता था इंटीजर आई और फिर उसके बाद में आई इक्वल टू 1 असाइन कर सकता था, लेकिन उससे अच्छा है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर दिया। एम आई क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया आई, फिर मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल टू आई प्लस प्लस, और ये प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया भाई? आई प्लस प्लस का मतलब हो गया आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसका मतलब हो गया आई इक्वल टू आई प्लस 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस प्लस। सॉरी, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस नहीं लिखा जाता है, तो डायरेक्टली आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू आई प्लस 1 को हम लिखते हैं आई प्लस प्लस, इसको मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, या आई प्लस प्लस का मतलब ही हो जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा अपना सेकंड ब्रैकेट, और ये हो गया व्हाइल का सेकंड ब्रैकेट, तो इसका ही एक सेकंड ब्रैकेट आना पड़ेगा। हमने दो ब्रैकेट ओपन किया था तो दो ब्रैकेट क्लोज होना पड़ेगा। क्लियर? दिस प्लस प्लस इज कॉल्ड योर, इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये प्लस 1 से जो भी वेरिएबल है ना, ये आई वेरिएबल है, उसको प्लस 1 से हर बार जितना बार रिपीट करेगा वो प्लस 1 से इंक्रीज करता जाएगा, प्लस 1 से इंक्रीज करता जाएगा। समझ क्लियर? तो इसका डिस्प्ले देखते हैं क्या आएगा इस प्रोग्राम का। इसका डिस्प्ले आएगा मेन आई एन सी इक्वल टू 1, फिर ये हो गया जैसे इसको मिला आई एन सी इक्वल टू 1, इसने मेमोरी पे आई एन सी नाम का एक एड्रेस बुक किया और इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर यहाँ पे इक्वल टू 1 लिख दिया। फिर आया और इसको मिला व्हाइल स्टेटमेंट, तो व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अब इसने क्या क्या कंपेयर किया, देखा हाँ भाई आई का वैल्यू 1 है, ये तो ट्रू है, तो वो जाएगा फंक्शन के अंदर, लूप के अंदर। उसके इसने देखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन आई, तो परसेंटेज डी मिलते ही क्या करेगा, ये आई का वैल्यू, कौन सा वैल्यू, यहाँ पे कोमा के बाद जो वेरिएबल दिया हुआ है आई, आई का वैल्यू को वो डिस्प्ले कराएगा 1। फिर वो आई प्लस प्लस मतलब आई को फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आई इक्वल टू 1 तो 2, और इस 2 को वो, इस 1 को वो रिप्लेस कर देगा 2 से, और फिर इस लूप से निकलेगा, निकल के वो कहाँ जाएगा, वो फिर से फाइल पे जाएगा, जाके देखेगा आई का वैल्यू क्या है भाई, अभी 2 है, इट इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, लेस देन इक्वल टू 10 मतलब मेरा लूप सेटिस्फाई कर रहा है, वो अंदर जाएगा, फिर से मिलेगा प्रिंटफ परसेंटेज डी न्यू लाइन। कौन सा परसेंटेज डी, ये आई का वैल्यू को दिखाना है, और न्यू लाइन है, अगर न्यू लाइन दिया हुआ नहीं होता तो वो यहाँ पे 2 लिख देता, लेकिन अभी न्यू लाइन दिया हुआ है तो वो नीचे जाएगा और यहाँ पे 2, और फिर से वो आई को क्या करेगा प्लस 1 इंक्रीज करेगा, तो वो फिर से इंक्रीज हुआ, ये कितना हो जाएगा अभी 3, और 3 होगा तो यहाँ पे लिखेगा 3, और फिर जाएगा व्हाइल पे आई इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ भाई लेस देन इक्वल टू 10, फिर आएगा प्रिंटफ पे, फिर लिखेगा यहाँ पे 3, फिर आई को करेगा प्लस 1, और फिर यहाँ पे करेगा इसको रिप्लेस 4 से, है ना, और फिर से कोई, इसका मतलब जब तक 10 नहीं होता है, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 डिस्प्ले हो गया फिर वो क्या किया प्लस प्लस, मतलब अब आएगा यहाँ पे 11, और फिर वो देखेगा व्हाइल पे जाके हाँ भाई ये अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो निकल जाता हूँ, और निकल के यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है नहीं, मतलब स्टॉप।
तो ये हमने क्या किया, ये वाला सिंपल सा 2 लाइन का प्रोग्राम लिखा, तो इसका डिस्प्ले क्या आया, डिस्प्ले आया 1 to 10 सिक्वेंशियली, और वो एक कॉलम पे। समझ में आ रहा है? यस न्यू सर। लाइन, न्यू लाइन का फंक्शन समझ में आ गया कि न्यू लाइन देने से क्या होता है, इसको बोलते हैं बैक स्लैश एन, इसको बोला जाता है न्यू लाइन, मतलब वो नए लाइन पे चला गया। अगर मैं यहाँ पे ये सेम प्रोग्राम लिखता और यहाँ पे न्यू लाइन नहीं देता, तो इसका एग्जीक्यूशन के बाद डिस्प्ले कैसा आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जितना वो डिस्प्ले का लेंथ होता है, जितना वो डिस्प्ले करा सकता है, वो एक ही लाइन पे ऐसे लंबा 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 लिखा जाता है, और जहां पे उसको न्यू लाइन मिलेगा वो वहीं पे ब्रेक देके नए लाइन से शुरू करेगा। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। तो हो गया भाई, आपका फाइल फाइल स्टेटमेंट समझ में आ गया। अभी आप कर सकते हो फाइल स्टेटमेंट। अब इसको लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। क्या क्या तरीका हो सकता है, एक तो मैंने दिखाया आपको, अ, जैसे इंक्रीमेंट, जब इंक्रीमेंट कहाँ पे हो रहा है, व्हाइल पे, हमेशा प्रोग्राम के लास्ट पे, एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूट किया उसके बाद हमने नीचे में, हमने जब लूप से निकल रहा है तब इंक्रीमेंट कराया, आई प्लस प्लस, या फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन, क्या क्या लिख सकते हैं वो देख लो। हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस वन, करेक्ट है। हम लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, तो ये भी करेक्ट है। हम लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू वन, ये भी करेक्ट है ना। और हम डायरेक्टली सेम चीज को ना, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, मेन आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई को जीरो से शुरू किया, और व्हाइल, व्हाइल के अंदर मैं कंडीशन डाल दूंगा, व्हाइल आई प्लस प्लस इज लेस देन 10। तब मैं इक्वल नहीं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, आई प्लस प्लस लेस देन 10, देन मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंटफ, एक ही लाइन पे चला खत्म, परसेंटेज बी, और फिर न्यू लाइन, कॉमा, आई, क्लोज, सेमीकोलन क्लोज। तो इस टाइप से लिखने से क्या होगा कि पहले एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले ही वो कंपेयर करेगा, पहले क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और फिर जाके एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हमने पहले जो ये लिखा, तो एक बार तो वो एग्जीक्यूट कर ही लेता, है ना, एक बार एग्जीक्यूट करता, उसके बाद वो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। समझ क्लियर? बोलो। हाँ सर। तो सिमिलरली, पाचशे सर बुझे। बुझी पैसा ना है क्या? 500 सर। सर এনে Same, এনে এক্সামত এনেকুৱা আহিব নে স্যার? এনেকুৱা এনেকুৱাই আহিব। ওকে। আইদাৰ তোমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম দি দিব, এই কব এইটোৰ डिस्प्ले की होगा, है ना, डिस्प्ले क्या होगा वो लिख के दिखाओ, उसमें से करेक्ट डिस्प्ले कौन सा होगा। हो सकता है यहाँ पे न्यू लाइन दिया हुआ है और फिर ऐसा लिख दिया है, ऐसा लिख दिया है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपको हर एक स्टेप पे देखना पड़ेगा क्या है। और एक चीज देखो, ये वाला, अगर ये जो अभी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा, अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला प्रोग्राम, इसका डिस्प्ले कैसा आएगा, बढ़िया से देख के बताओ।
कि ये जो प्रोग्राम है उसका डिस्प्ले ये होगा कि ये होगा, 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा। 1 নম্বর। वन 1 নম্বৰ। एको ना हो, जीरो ना हो, कोई डिस्प्ले ही नहीं आएगा। क्यों? सिंटैक्स एरर दिखाएगा कंपाइलेशन पे। यहाँ पे देखो प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। ও আচ্ছা। हाँ, ये छोटा छोटा चीज नोट करना कि अगर सेमीकोलन दिया नहीं है इसका मतलब कंपाइलेशन पे ही रोक देगा। सी को जब करेंगे तो कंपाइलेशन के टाइम पे वो दिखाएगा एरर, सिंटैक्स एरर लिखा आएगा। क्या आएगा? सिंटैक्स एरर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया ये स्टेटमेंट प्रिंटफ है और ये तो खत्म ही नहीं हुआ, तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो एरर को दिखा देगा कि कौन से लाइन पे है क्या है। तो आप वहां पे जाके यहाँ पे जैसे हम ये देंगे तो ये एरर हट जाएगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। अब लास्ट में मैंने बताया था कि कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन दो चीज होता है ना, कंपाइलर और इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर सिक्वेंशियली करता है, कंपाइलर एक ही साथ करता है। तो कंपाइलर फास्टर है, इंटरप्रीटर थोड़ा स्लो है। तो ये हो गया मेरा व्हाइल व्हाइल लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, जब बार बार वो व्हाइल पे आएगा, फिर से देखेगा, चेक करेगा, फिर जाएगा। अब आपको तो प्रोग्राम लिखना नहीं है, प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, आपको सिर्फ उसको वैलिडेट करना है कि भाई ये प्रोग्राम करेक्ट है नहीं है, उसका आंसर क्या आ रहा है, वो चीज आपको वैलिडेट करना है। ठीक है, हाँ। ओके सर। अब देखो फॉर लूप का या डू व्हाइल का एक तो डू व्हाइल में क्या होता है ना, पहले वो कर लेता है और फिर चेक करता है। तो एक बार एटलीस्ट ना एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे देखो पहले वो चेकिंग कर रहा है और फिर लूप के अंदर जा रहा है। लेकिन डू व्हाइल स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूँ सेम व्हाइल का ही लेकिन डू व्हाइल, तो पहले हम लिखेंगे डू। जैसे अ, जैसे मैं सिंपल से बता देता हूँ आपको कि डू, और डू लिख के ना जो जो मुझको कराना है, डू दिस से डू दिस दिस, कितना सारा है। मैं स्टेटमेंट लिखते जाऊंगा कि प्रिंट एफ इतना, स्कैन एफ इतना, प्रिंट एफ, जितना अगम बगम जितना लाइन आपको लिखना है ना, आपने वहां पे लिख दिया प्रोग्राम। और फिर ब्रैकेट को क्लोज किया, सेकंड ब्रैकेट को, एंड सेकंड ब्रैकेट के बाहर निकल के हम लिखेंगे व्हाइल। और फिर हम यहाँ पे वो कंडीशन डाल, और इस कंडीशन लिखने के बाद हम सेमीकोलन डाल। तो ये क्या करेगा, एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट कर लेगा इस प्रोग्राम को, और उसके बाद वो लॉजिकली चेक करेगा कि भाई ये सही है कि गलत है। तो एटलीस्ट एक बार आपका जो प्रोग्राम आप करते हो वो एग्जीक्यूट होगा, जो भी लिखे हो प्रोग्राम के अंदर वो execute। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। लेकिन अगर आप फाइल पहले लिखते हो तो पहले वो कंडीशन को चेक करेगा और फिर जाके अंदर में घुसेगा। सिमिलरली फॉर लूप लिखने का एक तरीका है, फॉर लूप होता है। ये तो हो गया क्या स्ट्रक्चर, लूप में डू व्हाइल है ना, डू द सेम चीज। ऐसा ही कुछ प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम लिखना तो आप समझ गए हो कि प्रिंटफ समझ गए, स्कैनफ समझ गए, मतलब प्रोग्राम समझ गए। प्रोग्राम में तीन ही चीज हो रहा है ना। प्रोग्राम बॉडी के अंदर तीन ही चीज हो रहा है, या तो आप प्रिंट कर रहे हो मतलब डिस्प्ले करा रहे हो, स्कैन कर रहे हो, या फिर आप कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हो, कैलकुलेशन करा रहे हो, या फिर कुछ जैसे यहाँ पे ये वाला है ना। तो ये तीन ही चीज हो रहा है। ऐसा ही हम प्रोग्राम लिखेंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब फॉर लूप लिखने का तरीका है, ये डू व्हाइल तो हो गया, व्हाइल दिस डू दिस, ये हो गया। अब फॉर लूप लिखते कैसे हैं, फॉर ब्रैकेट I इक्वल टू 1 कॉमा, I इक्वल टू 1 कॉमा
j equal to 2, semicolon, j is less than equal to 10, सेमीकोलन जे प्लस प्लस। तो एक ही जगह पे मैं कंडीशन को डिफाइन भी कर रहा हूँ, अपना वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, साथ ही साथ कंडीशन भी दे रहा हूँ, और फिर उसको इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ। जैसे हम लिखते हैं फॉर से इंटीजर आई फॉर आई इक्वल टू 1, सेमीकोलन, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन, और फिर यहाँ पे आप लिख दो आई इक्वल टू आई प्लस 1, या फिर डायरेक्टली पहले जैसे बताया था आई प्लस। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया असाइन कर दिया, ये आपने कंडीशन डाल दिया, और ये आपने इंक्रीमेंट करा दिया। तो फिर से आई प्लस प्लस दे सकते हैं, या फिर आई माइनस माइनस लिख सकते हैं, या फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1 और आई प्लस आई माइनस 1, इस टाइप से। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट परसेंटेज डी न्यू लाइन इन्वर्टेड कॉमा कॉमा आई, और फिर ओके। तो मेरा अभी लैपटॉप बंद हो जाएगा, और चार्जर मैं ऑफिस में भूल गया हूँ, ठीक है, तो बंद हो जाएगा थोड़ा देर में, जल्दी जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। हाँ, आज के लिए यहाँ पे हो गया। तो ये देखो, यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा आई एन टी इक्वल टू 1, अगर लेस देन इक्वल टू है, और फिर वो इंक्रीमेंट कराएगा, एंड देन प्रिंटफ कराएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसका जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ तुम लोगों को प्रोग्राम देता हूँ, छोटा छोटा, और उसको देख लेना कैसे आता है, क्या आता है। ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तुमको नंबर ना, बहुत आसानी से मिलेगा इसमें, इसमें ज्यादा माथा मारने का जगह नहीं है, बहुत अंदर तक जा नहीं रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हमको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर लिखने के बाद जो फॉर लूप हम लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं होता है। जो जो चीजें ध्यान में रखना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है, व्हाइल में भी यहाँ पे कोई सेमीकोलन है नहीं, है ना। लेकिन प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया, या फिर स्कैन एफ स्टेटमेंट हो गया, या फिर कुछ में यहाँ पे अंदर में अगर डिक्लेयर करता हूँ, असाइन करता हूँ, तो यहाँ ये सब में सेमीकोलन से ही खत्म होता है चीज। ओके भाई, ओके सर। चलो ठीक है, बहुत हुआ सी प्लस प्लस सी। স্যার আপুনি পিডিএফ দিব পাৰিব নেকি? इसका कोई पीडीएफ तो है नहीं मेरे, ठीक है मैं निकाल के देता हूँ, ठीक है। ঠিক আছে স্যার। अच्छा, एक 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 प्रॉब्लम कर लो। द फॉरवर्ड द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायड, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, हैज ए स्लोप of approximately 50 millivolt, 50 milliampere per volt at a desired
point, the approximate incremental resistance of the diode is A 60 ohms, B 35 ohms, C 20 ohms, and D 10 ohms. जल्दी से करो। अच्छा, जो अगर बंद हो जाता है तो फिर मैं फिर ऑन नहीं करूंगा, ठीक है? नहीं कर पाऊंगा, बता रहा हूँ। कल कल जाएगा अभी बैटरी लो। कैसे होगा ये? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड has a slope of approximate 50 milliampere per volt at a desired point. The approximate incremental resistance of the diode is incremental resistance। कैसे निकालेंगे? कर पाएगा? কৰি দিয়ক ছাৰ। কৰি দিয়ক ছাৰ। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है, ये रहा। फिफ्टी मिली एम्पियर पर वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट पे कितना आ रहा है? 50 मिली एम्पियर आ रहा है कि नहीं? तो लो वोल्ट 100 मिली एम्पियर, यही तो स्लोप है ना। स्लोप ऑफ approximately yes, the forward characteristics of a diode, forward characteristics ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है? इस टाइप से। तो ये बोल रहा है कि पर वोल्ट 50 मिली एम्पियर करंट। तो अगर मैं इधर करंट लेता हूँ, इधर वोल्टेज लेता हूँ, तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये कितना करके इंक्रीमेंट हो रहा है? द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लोप कितना है इसका? आपका स्लोप इज y/x, है ना। तो y इक्वल टू mx प्लस c इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू y/x होता है। y इज योर i और x इज योर v। और यहाँ पे हमको इंक्रीमेंटल चाहिए, तो मैं डेल्टा i बाई डेल्टा v बोल दूं, है ना। तो i बाई v क्या देता है आपको? v इज इक्वल टू i इंटू r। तो r इक्वल टू v बाई i, है ना। तो ये जो मिला मुझको i बाई v, डेल्टा i कितना है? 50।